Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. We were talking about cell division and cell cycle और इससे पहले हमने सेल साइकिल क्या है, इसके कौन कौन से दो मेन फेजेस हैं ये डिस्कस किया था और इंटरफेज के बारे में जाना था। इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज है जहाँ पे सेल प्रिपेयर होती है डिविजन के लिए और एम फेज में डिविजन होता है सेल का, एक सेल से दो सेल्स बनती हैं। इंटरफेज में भी हमने देखा था कि कुछ सब फेजेस भी हैं जैसे गैप 1 फेज, एस फेज एंड गैप 2 फेज। तो इनमें हमने पहले G1 फेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी फेजेस होती है, जो सेल साइकिल है वो क्या है, एक साइक्लिक इवेंट्स है, वहां पे साइक्लिक बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो इन इवेंट्स में जो भी फेजेस हैं, सब फेजेस हैं, ये सारी फेजेस अपनी आगे आने वाली फेज के लिए प्रिपेयर होती है। तो G1 फेज एस फेज के लिए प्रिपेयर हो रही थी। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम है सेल साइकिल का जिसमें इंटरफेज और एम फेज को दिखाया गया है। एम फेज इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज जहां पे मेन डिवीजन होता है। इंटरफेज सेल की प्रिपरेटरी फेज है जहां पे सबसे ज्यादा टाइम G1 फेज लेती है और उसके बाद एस फेज और लास्ट में G2 फेज। ये दोनों ही फेजेस ग्रोथ फेजेस हैं जहां पे सेल की ग्रोथ होती है। और जो एस फेज है वो रेप्लिकेशन फेज है जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, ये रेप्लिकेशन होता है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं एस फेज में। अब एस फेज क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे इसको रेप्लिकेशन फेज भी कह सकते हैं, डीएनए सिंथेसिस भी इसे कह सकते हैं। डीएनए यहाँ पे सिंथेसिस होके उसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी बनती है जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेट हो रहा है, जो डीएनए का एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है वैसा ही सीक्वेंस हमको फिर से मिल रहा है। तो ये क्यों जरूरी है, पहले तो हमको ये समझना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर हो क्या रहा है। हम कह रहे हैं कि इंटरफेज जो है वो सेल की वो वाली फेज है जहां पे प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है इसका क्या रोल है, डीएनए अगर रेप्लिकेट होगा तो उससे क्या फायदा होगा सेल डिवीजन के टाइम पे। तो सेल डिवीजन जब होता है एक सेल से दो सेल्स बनती है और दोनों ही सेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम दोनों ही में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल ऑर्गेनेल्स का, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत तो होगी ही सेल को, क्योंकि सारे मटेरियल को, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को वापस से दोनों को डिस्ट्रीब्यूट सेम करना है। दोनों ही सेल के पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेम इक्वल अमाउंट में सारी चीजें होनी चाहिए, तो उतना ही मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सेल पहले तो ग्रो होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का क्या महत्व है, एक सेल से दो सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेल के पास 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो दोनों ही सेल्स के पास जो नई दो सेल्स बनेगी एक से उसकी एग्जैक्ट और एक और कॉपी बन जाएगी, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक के पास अगर 46 है तो वो दूसरी सेल को भी 46 कैसे दे पाएगी, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब 46 के साथ 46 ना हो कि उसके पास 92 क्रोमोसोम्स हो, ठीक है। तो 96 जब क्रोमोसोम होंगे, जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म है और ये केवल आपको सेल डिवीजन में ही मिलेगी। पहले नॉर्मल सेल में क्रोमैटिन थ्रेड होता है जो सेमी कंडेंस फॉर्म है डीएनए की। सेमी कंडेंस फॉर्म क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वहां पे डीएनए कॉइल्ड होता है और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन कम होती है, तो डीएनए कम कॉइल रहता है और कम कॉइल होने की वजह से इसे सेमी कंडेंस फॉर्म कहते हैं। जिस समय क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं ये हाईली कंडेंस फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है ये ज्यादा हो जाती है और कॉइलिंग भी ज्यादा होगी जिससे कंडेंस फॉर्म बन जाएगी। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं फिर हमको 23 पेयर्स में दिखते हैं। तो अगर इसका रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स ना होके 92 होंगे, यानी कि 46 पेयर हमको दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2n से 4n हो जाए, हम इनको ये नहीं कहेंगे कि 48 पेयर्स हैं, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ये हम क्यों नहीं कहेंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये क्यों जरूरी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों ही सेल्स चाहती है, दोनों ही सेल्स में सेम 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, और ये कब पॉसिबल होगा, जब डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनेगी और भी सेल मटेरियल जो होगा उसका एक्यूमुलेशन
एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स वापस हमको चाहिए, दोनों ही सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर एक चीज का, इसलिए यहाँ पे इतना एक्यूमुलेशन हो रहा है और सेल ग्रो कर रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इसीलिए होता है। फेज बिटवीन, ये जो फेज होती है वो किसके बीच में है? G1 फेज और G2 फेज में, इसके बीच में ये फेज प्रेजेंट होती है। जो एस फेज होती है वो किसके लिए प्रिपेयर होगी? फिर G2 फेज के लिए, जो दूसरी ग्रोथ फेज है। S phase begins when the cell has grown enough to contain double DNA। ये जो S phase है कब स्टार्ट होगी? तब जब ये इंश्योर कर ले कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें इतना स्पेस है कि डीएनए रेप्लिकेट हो जाए और डीएनए इसके अंदर फिट आ जाए। तो जब इनफ स्पेस अगर हो जाएगा G1 फेज में, तब जाके ये S फेज स्टार्ट होगी। तो G1 फेज तब तक चलती रहेगी जब तक पूरा स्पेस जो है वो बढ़ ना जाए और जितना मटीरियल चाहिए वो एक्यूमुलेट ना हो जाए। In this subphase of interphase, the DNA replication takes place, formation of exact same copy of DNA। ये जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन क्रोमोसोम काउंट डू नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम एट 2n। हम इसको सेम यही कहेंगे, 2n क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल बनती है वापस से, जो क्रोमोसोम बनेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे क्रोमोसोम बनेंगे, इसकी एग्जैक्ट कॉपी ये है, और एक इसका भी जो सेम पेयर होगा इसके साथ का, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट कॉपी बनी है वो उनका, उसका, और जो पहले वाले जिसकी एग्जैक्ट कॉपी बनी उसका जो सेंट्रोमियर है वो सेम होगा। तो इसको हम केवल एक ही पेयर कहेंगे, ये पूरा एक ही पेयर है। भले ही यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे, लेकिन 2 का जो सेंट्रोमियर है वो सेम है। तो इसकी वजह से हम इसको एक ही काउंट करते हैं और पूरी सेल में 2n क्रोमोसोम ही हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट कॉपी है फिर ये सेपरेट होके अलग अलग सेल्स में चले जाती है, और इसकी वजह से 48 एक में और 48 एक में, 46 एक में, 46 एक में हो पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है एस फेज में। व्हाट हैपन्स इन एस फेज? एस फेज में क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहला सेंट्रियोल डुप्लीकेशन या डिवीजन। सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेल है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेंट्रियोल क्या है, और ये केवल एनिमल सेल में मिलता है। तो ये जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है ये केवल एनिमल सेल में ही होगा, ठीक है। किस टाइम पे? एस फेज में। दूसरा जो है वो है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे क्या रोल है? हमने कहा कि जो डीएनए डुप्लीकेट होता है और जो डीएनए नॉर्मल सेल में मिलता है वो सेमी कंडेंस फॉर्म में होता है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और सेल डिवीजन के टाइम पे इसके बाद जो जी फेज आएगी, G2 फेज आएगी, वहां पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। डीएनए हाईली कंडेंस फॉर्म की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये कब हो पाएगा? जब हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा होगी, फिर ज्यादा कॉइलिंग होगी और ज्यादा कंडेंस फॉर्म मिल सकती है। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी सिंथेसिस होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। सेल की ग्रोथ जो है वो होती रहती है यहाँ पे, क्योंकि पूरे इंटरफेज में जो सेल ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। एक्यूमुलेशन न्यू मटेरियल का होता रहता है, क्योंकि केवल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नहीं, बाकी अदर चीजों के लिए भी, अदर सेल ऑर्गेनेल्स के लिए भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसलिए सेल ग्रोथ होती रहती है। और दूसरा प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस भी कंटिन्यू होता रहता है। इसके अलावा एटीपी सिंथेसिस भी कंटिन्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है सेल डिविजन के लिए। प्रोटीन और एंजाइम्स की भी जरूरत है डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा और चीजों के लिए भी। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तो सबसे ज्यादा एंजाइम होते ही हैं, इसकी जरूरत बहुत है। तो इसलिए प्रोटीन एंड एंजाइम्स जो सिंथेसिस है वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं एस फेज में। तो ये था एस फेज के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे G2 फेज के बारे में। थैंक यू सो मच।